बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया और हम लोग जो है वो अपना बीडी का चैप्टर नंबर 34 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने, और आज हम इंशाल्लाह उसका जो है वो आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, विच इज़ अबाउट द पेल्विक डायाफ्राम एंड द जॉइंट्स ऑफ द पेल्विक कैविटी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने बाउंड्री वॉल्स पढ़ी थी, पेल्विक कैविटी किस तरह से बनती है, ठीक है। पेल्विमेट्री पढ़ा था जो है आपका उस चैप्टर के अंदर, दूसरे चैप्टर के अंदर, लेकिन हमने इसी के साथ ऐड करके तो जो है वो चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास था हमारे पास वेसल्स थी, नर्व्स थी पेल्विक कैविटी की है, ठीक है। और आज जो है वो हमने मसल्स पढ़ने हैं, उसका पेल्विक कैविटी के मसल्स पढ़ेंगे और साथ के साथ हम इसके जॉइंट्स पढ़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पेल्विक डायाफ्राम से। बेसिकली जो पेल्विक डायाफ्राम है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 मसल्स आते हैं जो कि आपका जो है वो पेल्विक कैविटी का फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। और इस फ्लोर बनाने में जो 4 मसल्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास हैं पिरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, लेवेटर एनाई एंड कोक्सीजियस। पिरिफॉर्मस और ऑब्टुरेटर इंटरनस की ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई जो है वो हम पहले से पढ़ आए हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो इसको मतलब सिर्फ नाम लिए हैं, बाकी आप लोगों ने पहले से याद किए हैं। तो आज हमारा जो मेजर फोकस होगा वो उन पे होगा जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े, विच आर द लेवेटर एनाई एंड द कोक्सीजियस, ठीक है। तो पेल्विक डायाफ्राम जो है वो बेसिकली बनता है जब ये लेवेटर एनाई के मसल्स से, कोक्सीजियस मसल से एंड द फेशिया कवरिंग देम, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिलकर आपकी क्या बना रही हैं, पेल्विक डायाफ्राम बना रही हैं। डायाफ्राम जो है ये सेपरेट करता है पेल्विस को फ्रॉम द पेरिनियम, ठीक है। यानी ये क्या है, एक तरह से आपका सेपरेटिंग वॉल है जो कि ऊपर पड़ी हुई पेल्विक कैविटी को नीचे पड़ी हुई पेरिनियम के से सेपरेट कर रहा है। अच्छा जी, ये जो पेल्विक डायाफ्राम है, जैसे हमारा डायाफ्राम मसल है, उसमें भी थोड़े से दो या 3 होल्स होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर द पैसेज ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और आर्टरीज वगैरह फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसी तरह से हमारे पास पेल्विक डायाफ्राम के अंदर भी कॉन्टीन्यूटी नहीं है, वहाँ पे भी होल्स हैं जिससे आपका जो टर्मिनल पोर्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट का और जीआईटी का वो ओपन होगा टू द एक्सटीरियर, ठीक हो गया। अच्छा जी, हो गया कि ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट होते हैं एंटीरियरली, और ये आपको अलाउ करता है, ये हमारे होल्स हैं जो कि आपका हाइटस, यूरोजेनिटल हाइटस है और ये रेक्टम है, ठीक है। ये मतलब कंप्लीट नहीं है, कॉन्टीन्यूटी नहीं है इसके अंदर, ये होल्स जो हैं ये अलाउ कर रहे हैं ताकि पैसेज को, ताकि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लेवेटर एनाई मसल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि पेल्विक डायाफ्राम के अंदर 2 मसल्स हैं, लेवेटर एनाई और कोक्सीजियस मसल। तो हम सबसे पहले लेवेटर एनाई की जो है वो देख लेते हैं कि वो लेवेटर एनाई बेसिकली हमारे पास एक शीट की तरह का स्ट्रक्चर है और ये वाइड है, ठीक है। ये सारा हमारा लेवेटर एनाई है और ये जो है ये हमारा कोक्सीजियस मसल है, वाइड है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है ये लेवेटर एनाई मसल है। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनेशन है वो बेसिकली 3 आपकी जो है ना वो स्ट्रक्चर्स से हो रही है। वो 3 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक बॉडी, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक टेंडिनस आर्च बनती है जो कि किससे बनती है, जो ऑब्टुरेटर फेशिया है उसकी थिकनिंग के रिजल्ट में एक आर्च बनती है। अच्छा जी, ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द स्पाइन ऑफ द इस्चियम। ये 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट टू द लेवेटर एनाई मसल। अब जो मसल फाइबर्स हैं दोनों साइड्स के वो क्या करेंगे, स्लोप करेंगे डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स इन द मिड लाइन, ठीक है। ये जो मसल फाइबर्स हैं मतलब लेवेटर एनाई के,
वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं टू द बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, मिड लाइन की तरफ आएंगे। और इनके इस तरह से आने के रिजल्ट में क्या बनेगा, एक गटर लाइक फ्लोर बनेगा, और वो जो फ्लोर होगा दैट, वो जो स्लोप होगी वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो आते हैं वो लेवेटर एनाई जो हैं वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास होता है प्यूबोकॉक्सिजियस, प्यूबोरेक्टालिस और इलियोकॉक्सिजियस। ये 3 पार्ट्स जो हैं वो आपके मतलब ये 3 जो हैं मिलके लेवेटर एनाई बना रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब प्यूबोकॉक्सिजियस का पार्ट पढ़ लेते हैं। इसके 3 फाइबर्स हैं, इंटीरियर फाइबर्स, इंटरमीडिएट फाइबर्स और हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर्स। हम पढ़े हैं प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट। प्यूबोकॉक्सिजियस जो है वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है, मतलब प्यूबिस से ओरिजिनेट होगा, ठीक है, और कहाँ पे जाके इंसर्ट करेगा टू द कॉक्सिजियस, ठीक है। इसके अंदर जो आने वाले फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंटीरियर फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, वो ओरिजिनेट करेंगे मीडियल पार्ट ऑफ द पेल्विक सरफेस ऑफ प्यूबिक बॉडी। प्यूबिक बॉडी के आपकी जो पेल्विक सरफेस है यानी अंदर वाली जो सरफेस है वहाँ के मीडियल पार्ट से जो है ये ओरिजिनेट करेगा। मेल्स के अंदर ये फाइबर्स जो हैं ये एक मेल ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, इसको सराउंड किए हुए होता है, ठीक है। और मतलब इन फाइबर्स को हम फिर क्या कह देते हैं, जो प्यूबोकॉक्सिजियस के इंटीरियर फाइबर्स हैं सराउंडिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज आर मतलब नेम्ड एज द लेवेटर प्रोस्टेटा, ठीक है। और फीमेल्स के केस में ये फाइबर्स जो होते हैं सराउंड करते हैं वजाइना को एंड दे फॉर्म द स्फिंक्टर वजाइना। अच्छा जी, अब इस तरह से है कि ये हमारा हाइटस है, यूरोजेनिटल हाइटस, ठीक है। इसके अराउंड हम यही कह रहे हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे मतलब मेल जो है कैविटी उसके अंदर जो प्रोस्टेट पड़ा होगा उसके अराउंड जो है वो फाइबर्स मतलब टर्न हुए हुए होंगे या उसको सराउंड किए हुए होंगे, और फीमेल्स के अंदर वजाइना को किए हुए होंगे, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या बोल देंगे, लेवेटर वो लेवेटर प्रोस्टेटा और वजाइना स्फिंक्टर इन केस ऑफ फीमेल्स। अच्छा जी, मेल और फीमेल दोनों केसेस के बीच में ये जो इंटीरियर फाइबर्स हैं ये कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट करेंगे टू द पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पेरिनियल बॉडी जो है वो हमारे पास एक फाइब्रस टिश्यू का मैस है। ये आपका सुपीरियर व्यू दिखाया हुआ है। जब आप इसको पोस्टीरियर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना वो मैस लाइक बॉडी होती है जिसको हम पेरिनियल बॉडी कह रहे हैं। नेक्स्ट इज लेवेटर प्रोस्टेटा सपोर्ट द प्रोस्टेट एंड स्टेबलाइज द पेरोनियल बॉडी, ठीक है। अब वो यही बता रहा है कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं इंटीरियर फाइबर्स वो जो लेवेटर प्रोस्टेटा बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोस्टेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टेबलाइज कर रहे हैं पेरिनियल बॉडी को जहाँ पे ये इंसर्ट हुआ है। और इन केस ऑफ फीमेल्स स्फिंक्टर वजाइना कहेंगे इसको, ये वजाइना को कंस्ट्रिक्ट करेगा और स्टेबलाइज करेगा पेरिनियल बॉडी को, ठीक हो गया। दिस इज़ अबाउट इंटीरियर फाइबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो इंटरमीडिएट फाइबर्स जो हैं वो बेसिकली ये जो हैं इंटीरियर फाइबर्स ऑलमोस्ट इस तरह के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स। इंटरमीडिएट फाइबर्स जो हैं वो हमारे रेक्टम के अराउंड जो है उन्होंने स्लिंग बनाया होगा, ठीक है। इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। इसको हम कर लेते हैं पर्पल के साथ। ये हमारे कौन से हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स ऑफ द प्यूबोकॉक्सिजियस
पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई, इसी को हम प्यूबो रेक्टालिस मसल भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इंटरमीडिएट फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट द प्यूबो रेक्टालिस। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट फाइबर्स होंगे ये क्या मतलब किसका पार्ट बना रहे हैं? प्यूबो रेक्टालिस का। अराइज कहाँ से होंगे? फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विक सरफेस ऑफ द प्यूबिक बॉडी। वो मीडियल पार्ट से हो रहे थे जो आपके इंटीरियर फाइबर्स थे। इंटरमीडिएट फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? लेटरल पार्ट से पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक बॉडी से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? बेसिकली एक स्लिंग या लूप बना रहे हैं अराउंड द जंक्शन ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल। जहाँ पे एनल कैनाल और रेक्टम का जंक्शन होगा वहाँ पे ये क्या बना देंगे? एक स्लिंग या लूप बना देंगे, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना देंगे उस ओपनिंग के अराउंड। ठीक है, अच्छा जी, प्यूबोकोक्सीजियस passes posteriorly to be inserted into a small fibrous mass known as anococcygeal body between the tip of coccyx and the anal canal। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि ये हमारे पास ये जो फाइबर्स हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स, ये क्या कर रहे हैं? पास पोस्टीरियरली टू बी इंसर्टेड इनटू अ फाइब्रस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एनोकोक्सीजियल बॉडी। जहाँ पे हमने पेरिनियल बॉडी पढ़ी है उसी के पास मतलब उसी लाइन में पीछे आते हुए कोक्सीजियल जो एनोकोक्सीजियल बॉडी है वो पढ़ी होगी। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इसको खुद सर्च करना है और फिर मुझे बताना है कि ये इसकी लोकेशन क्या है और किस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, फीमेल्स के अंदर इंटीरियर पोर्शन जो है प्यूबर रेक्टालिस का वो थिन होता है और शॉर्ट होता है। द नेक्स्ट इज पोस्टीरियर फाइबर्स। पोस्टीरियर फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास कहाँ से राइज होंगे? फ्रॉम द इंटीरियर हाफ ऑफ अ वाइट लाइन ऑन ऑब्टूरेटर फेशिया। ठीक है, अब हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ऑब्टूरेटर इंटरनस होता है लगा हुआ। ठीक है, उस ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल के साथ हमने कहा था कि उसकी क्या होती है? टेंडन की थिकनेस जो होगी वो क्या बनाएगी? एक टेंडनस आर्च बनाएगी। इस आर्च के से जो है वो हमारा क्या ओरिजिनेट हो रहा है? पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द प्यूबोकोक्सीजियस पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई मसल। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब ये कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? ये भी उसी तरह से इंसर्ट करेंगे। एनोकोक्सीजियल जो है ये अटैच करेंगे टू द एनोकोक्सीजियल लिगामेंट एंड टिप ऑफ द कॉक्सिक। ठीक है, ये जो हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर्स हैं ये हमारे पास कहाँ पे इंसर्ट करें? ये जो हमारे पास लाइन वाइट कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ द एनोकोक्सीजियल लिगामेंट। ये एनोकोक्सीजियल लिगामेंट। ठीक हो गया। जो पोस्टीरियर फाइबर्स होंगे ये यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? फ्रॉम द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द टेंडनस आर्च। और टेंडनस आर्च में बता चुकी हूँ किससे बनेगा? ऑब्टूरेटर फेशिया की थिकनिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है या उससे जो है वो टेंडनस आर्च बनते हैं। द नेक्स्ट इज इलियोकोक्सीजियस पार्ट। ठीक है, इलियोकोक्सीजियस पार्ट जो है वो हमारे पास कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होता है? इसके जो फाइबर्स हैं वो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द वाइट लाइन ऑन द ऑब्टूरेटर फेशिया एंड द पेल्विक सरफेस ऑफ द इस्चियल स्पाइन से जो है ये इलियोकोक्सीजियस पार्ट जो है वो ओरिजिनेट होगा। ये जो है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेंडनस आर्च से और हमारे पास कहाँ से? ये स्पाइन है, इस्चियल स्पाइन, ये जो आपको इस टाइम हाईलाइट की जा रही है। ठीक है, और इससे जो है इसकी पेल्विक सरफेस से जो है क्या ओरिजिनेट हो रहा है? इलियोकोक्सीजियस पार्ट ओरिजिनेट हो रहा है। और ये कहाँ पे इंसर्ट करेगा? उसी तरह से इंसर्ट करेगा टू द आपका एनोकोक्सीजियल लिगामेंट। इसके साथ साथ हमारे पास साइड ऑफ द लास्ट 2 पीसेज ऑफ द कॉक्सिक पे, यहाँ तक तब तक टिप भी आ गई होगी। ठीक है, और कहाँ पे फिर ये इंसर्ट करेगा? उन जो आखिरी 2 कॉक्सिक बोन हैं जो आपकी टेल बोन बना रही होती हैं उसके साइड्स पे जो है ये आके इंसर्ट करेगा। इसकी नर्व सप्लाई पढ़ लेते हैं। नर्व सप्लाई जो है वो हमारे पास पेरिनियल ब्रांच
ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व से और जो है वो सप्लाई की जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास एक पेरिनियल ब्रांच फ्रॉम द पोडेंडल नर्व जो है, ये दो नर्व्स आपकी जो होती हैं, मतलब पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व और पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोडेंडल नर्व, ये दोनों जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं टू द इलियो लेवेटर एनाई को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोक्सीजियस मसल। कोक्सीजियस मसल जो है वो कहता है कि हम ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है पोस्टीरियर और इस्चियोकोक्सीजियस पार्ट ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कोक्सीजियस मसल है। ये फैन शेप्ड मसल है, ठीक है, ट्राइंगुलर मसल है, फैन शेप्ड है। मतलब क्या करेगा, उसकी जो ओरिजिनेशन होगी ये नैरोअर होगी और जो इंसर्शन होगी वो वाइडर होगी। पार्शियली मस्कुलर है और पार्शियली टेंडनस है। इसके फाइबर्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, पेल्विक सरफेस ऑफ द इस्चियल स्पाइन से, ठीक है, और इसके साथ साथ सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से जो हैं ये इसके फाइबर्स ओरिजिनेट करेंगे। इंसर्ट कहाँ पे करेगा, साइड ऑफ द कॉक्सिक पे और इसके साथ साथ फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा के ऊपर। अब आप थोड़ा सा हायर आ गए हैं पेल्विक कैविटी से, इस्चियल स्पाइन से ओरिजिनेट कर रहा है और इस्चियल स्पाइन की पेल्विक सरफेस से ओरिजिनेट कर रहा है और जो इंसर्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, साइड ऑफ द कॉक्सिक बोन और इसके साथ साथ फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा, यानी कॉक्सिक बोन के भी हायर नंबर से जो है वो इंसर्ट करेगा। इसकी नर्व सप्लाई जो होगी वो ब्रांच फ्रॉम द फोर्थ एंड फिफ्थ सैक्रल नर्व आएगी। फोर्थ और फिफ्थ सैक्रल नर्व से एक ब्रांच आएगी जो कि सप्लाई करेगी टू द कोक्सीजियस मसल। अब हम इसके एक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। एक्शंस में वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो लेवेटर एनाई मसल है और ये जो कोक्सीजियस मसल्स हैं ये बेसिकली आपकी जो ये पेल्विक आउटलेट होती है इसका मतलब इसकी क्लोजिंग करते हैं एक तरह से, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों मसल ना होते तो गैप था ना बीच में पेल्विक आउटलेट के बीच में, तो इन दोनों मसल्स ने उस ओपनिंग को क्या किया हुआ, क्लोज किया हुआ। इसके साथ साथ लेवेटर एनाई मसल जो हैं वो फिक्स करते हैं पेरिनियल बॉडी को एंड सपोर्ट द पेल्विक विजरास, ठीक है। आप ये जो अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो पेल्विक विजरास भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल के केस में हमारे पास जितना भी इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा वो आते हैं। और आखिरी जो पार्ट्स होंगे ना उसके टर्मिनल पोर्शन होगा ना जीआईटी का, रेक्टम वगैरह, और ये सारी चीज़ें आएंगी। ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, लिफ्टिंग एंड अदर मस्कुलर एफर्ट्स, द लेवेटर एनाई एंड कोक्सीजियाई counteract or resist increased intra-abdominal pressure and help to maintain the continence of the bladder and the rectum, ठीक है। अब वो बता रहा है कि ये बेसिकली सपोर्ट और क्लोजिंग के अलावा क्या काम करता है कि जब आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उस केस में क्या करता है, रेजिस्ट करता है। यानी अगर ये मसल्स नहीं होते तो जब आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते तो इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता और इन दैट केस जो आपका सॉफ्ट टिश्यू था वो बाहर आ सकता था उन स्पेसेस से। इसके साथ साथ ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, हेल्प टू मेंटेन द कॉन्टिनेंस ऑफ द ब्लैडर एंड द रेक्टम, ठीक है। कॉन्टिनेंस जो है ब्लैडर की और रेक्टम की उसको मेंटेन करेंगे। अच्छा, मैच्योरेशन, डेफिकेशन और पार्चुरेशन के केस में हमारे पास क्या होगा कि जो पेल्विक आउटलेट है वो ओपन होता, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि इन तीन प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक वो आउटलेट होगा ना वो ओपन होगा और बाकी सारे जो फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे इंक्रीज इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर को। यानी मैच्योरेशन के दौरान जो होगा वो यूरिनरी ब्लैडर के फाइबर्स जो होंगे वो रिलैक्स हुए होंगे, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जबकि बाकी सारे जो फाइबर्स होंगे वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और उनकी रेजिस्टेंस मतलब
प्रोवाइड करने के रिज़ल्ट में जो है वो क्या होगा कि आपका जो प्रोलैप्स होगा वो बच जाएगा। ठीक हो गया। द इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज मोमेंटरी इन कफिंग एंड स्नीजिंग, more prolonged in yawning and micturition, defecation and lifting heavy weights, and it is more prolonged and intense in second stage of labor। अब उसने सारी एक्टिविटीज़ को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि मोमेंटरी होगा हमारे पास कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे, प्रोलॉन्ग्ड होगा यॉनिंग, मिक्चुरेशन और डेफिकेशन के केस में, मच मोर प्रोलॉन्ग होगा इन केस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। The coccygeus pulls forwards and supports the coccyx after it has been pressed backwards during the defecation or childbirth। ठीक है। मतलब ये 2 केसेस उसने बताए हैं कि इन 2 टाइम पीरियड्स में जो कॉक्सिक बोन होगी वो प्रेस की जाएगी बैकवर्ड्स, और उसकी बैकवर्ड मूवमेंट के बाद जो कॉक्सिक बोन होगी उसको पुल किया जाएगा फॉरवर्ड, मतलब वापस समझें अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेकर आया जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेशंस ऑफ द लेवेटर एनाई मसल। इसके सुपीरियर क्या पड़ा हुआ होगा? सुपीरियर जो है pelvic fascia which separates it from the pelvic viscera। इंफीरियर इसका किससे कवर होगा? एनल फेशिया के साथ। इंटीरियर बॉर्डर्स पे हमारे पास जो होंगे एक ट्रायंगुलर स्पेस होगी जो हम अभी देख के आए थे, हाइटस जिसका हमने नाम रखा था। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो फ्री होगा एंड इट लाइज अगेंस्ट द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द कॉक्सिक। ठीक है, यानी वो किसके सामने पड़ा हुआ है? कॉक्सिक के सामने पड़ा हुआ है। द नेक्स्ट इज जॉइंट्स ऑफ अ पेल्विस। इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बोनी पेल्विस, पेल्विक डायाफ्राम को, पेल्विक डायाफ्राम के अंदर हमने कहा कि हमारे पास 2 मसल्स आते हैं, एक लेवेटर एनाई और एक कॉक्सिजियस मसल। लेवेटर एनाई के अंदर आने वाले जो मसल्स हैं उसमें हमारे पास प्यूबोकॉक्सिजियस, प्यूबोरेक्टालिस एंड द इलियोकॉक्सिजियस। प्यूबोकॉक्सिजियस के अंदर हमारे पास 3 फाइबर्स आते हैं जो बेसिकली जो आपकी बीडी है ना उसके अंदर उसने जो है वो प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस और कॉक्सिजियस, इन तीनों को कहा है कि ये मिलके पेल्विक डायाफ्राम बना रहा है। और जो स्नेल है उसने सिर्फ इंटीरियर, मिडल और इलियोकॉक्सिजियल ही बताए हैं, मतलब इस तरह से कि प्यूबोकॉक्सिजियस होता है, प्यूबोरेक्टालिस होता है और इलियोकॉक्सिजियस होता है, और कॉक्सिजियस अलग से बताया हुआ है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इससे। अच्छा, उसके बाद हमने बताया कि हमारे पास प्यूबोकॉक्सिजियस के 3 फाइबर्स थे, इंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। इंटीरियर जो था वो मिडल पार्ट से ओरिजिनेट हुआ था, इंटरमीडिएट जो था वो लेटरल पार्ट से ओरिजिनेट हुआ था, और जो पोस्टीरियर था प्यूबोकॉक्सिजियस का वो हमारे पास इंटीरियर मार्जिन ऑफ टेंडिनस आर्च से ओरिजिनेट हुआ था। जबकि इलियोकॉक्सिजियस की बात करें तो इलियोकॉक्सिजियस जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेंडिनस आर्च से ओरिजिनेट हुआ था, और कॉक्सिजियस मसल जो है वो हमारे पास इस्चियल स्पाइन से ओरिजिनेट हुआ था। ये एक बताई है मैंने। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आता, इसकी जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास जो पेरिनियल ब्रांच है, पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोडेंटल नर्व एंड द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द 4th सैक्रल नर्व, ये इसकी नर्व सप्लाई थी। अगर कॉक्सिजियस की बात करें तो हमने उसकी ओरिजिनेशन बता दी। इंसर्शन का हमने कहा था कि साइड ऑफ द कॉक्सिक बोन और हमारे पास 5th सैक्रल वर्टिब्रा पे आके ये इंसर्ट करता है। और अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो 4th एंड 5th सैक्रल नर्व से एक ब्रांच आती है जो कि इन मसल्स को सप्लाई करती है। फंक्शंस की बात करें तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी आपकी जो पोस्टीरियर आउटलेट, ये पेल्विक आउटलेट होगी, इसको क्या करेगा? क्लोज करेगा। प्रोस्टेट को स्टेबलाइज और पेरिनियल बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड को। और कफिंग, स्नीजिंग और किसी भी मस्कुलर एक्टिविटी के टाइम पे ये जो लेवेटर एनाई मसल है ये क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर। और उसके बाद उसने बताया कि हमारे पास अगर एक ओपनिंग एक टाइम पे वर्किंग में है तो बाकी ओपनिंग के जो फाइबर्स होंगे
वो कंस्ट्रिक्ट किए हुए होंगे और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे टू द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। फिर उसने 3 स्टेजेस बताए कि हमारे पास कफिंग और स्नीजिंग के केस में जो होगा वो मतलब थोड़ा सा होगा, थोड़े से ज़्यादा जो होगा वो यॉर्निंग, मिक्सचरेशन और डेफिकेशन के केस में होगा, और प्रोलॉन्ग्ड होगा इन केस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। और कोक्सीजियस मसल का फंक्शन बताया कि कोक्सीजियस मसल जो है वो असिस्ट करता है लेवेटर एनाई को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। इसके साथ साथ जो है वो कोक्सिक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है जब वो इन एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस के टाइम पे बैकवर्ड पुश की जाती है। अच्छा जी, फिर हमने लेवेटर एनाई के रिलेशंस पढ़े कि इसके सुपीरियर क्या पड़ा हुआ होगा, फेशिया पड़ा हुआ है, पेल्विक फेशिया, इंफीरियर क्या पड़ा हुआ है, इस्चियो एनल फोसा का मीडियल बाउंड्री बना रहा है, और हमारे पास पेरिनियल सरफेस पड़ी होगी यानी उसका फेशिया होगा। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास क्या पड़े हुए होंगे, वो जो ओपनिंग्स एंड गैप्स हैं, ठीक है वो हैं, और पोस्टीरियर साइड पे टिप ऑफ द कोक्सिक बोन होगी और मतलब फ्री होगा। नेक्स्ट इज जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस, लंबोसेक्रल जॉइंट, सेक्रोकोक्सिजियल एंड इंटरकोक्सिजियल जॉइंट, एसआई जॉइंट एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। लंबोसेक्रल जॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके जॉइंट्स और लिगामेंट्स जो होंगे वो बिल्कुल मतलब सिमिलर होंगे टू दोज ऑफ द टिपिकल वर्टिब्रा। जैसे हम 2 टिपिकल वर्टिब्रा के बीच में जॉइंट्स पढ़ कर आए हैं, वैसा ही लंबोसेक्रल जॉइंट होगा जो कि बिटवीन द 5th लंबर वर्टिब्रा एंड द फर्स्ट सेक्रल जो बोन है या S1 है उसके बीच में बनेगा, और जो डिस्क होगी वो थिक होगी एंड थिकेस्ट होगी एंटीरियरली। अच्छा जी, स्टेबिलिटी जो है फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा ऑन द सेक्रम इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय वाइडली स्पेस्ड आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, उसकी जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं वो क्या है, वाइडली स्पेस्ड हैं। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इलियोलंबर लिगामेंट है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टाउट ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 5th लंबर वर्टिब्रा टू इलाइक क्रस्ट। ठीक है, हमारे पास एक इलियोलंबर लिगामेंट जो है वो मतलब ओरिजिनेट होता है, वो लिगामेंट जो है वो इन जॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, और इसकी इस जॉइंट की वजह से मतलब इस लिगामेंट की वजह से इस जॉइंट की जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एडअप कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी में फैक्टर्स को। लिगामेंट्स फैन आउट इंफीरियरली टू बी अटैच्ड टू अ लेटरल पार्ट ऑफ एला ऑफ सेक्रम एज लंबोसेक्रल लिगामेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो इलियोलंबर लिगामेंट है ये जब फैन आउट होता है तो अपने इंफीरियर पोर्शन में ये अटैच हो जाता है लेटरल पार्ट ऑफ द सेक्रम ऑफ एला ऑफ सेक्रम। ठीक है, और फिर वहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, लंबोसेक्रल लिगामेंट बोलेंगे। अगली बात वो बताता है कि हमारे पास ये जो बॉडी है लंबर वर्टिब्रा की वो एक एंगल बनाती है विद दैट ऑफ द सेक्रम बोन, और वो एंगल जो है वो 120 डिग्री का। और ये जो एंगल होगा ये मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के अगेंस्ट होगा। ठीक है, मतलब इस एंगल की वजह से जो है वो रोटेटरी मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं, और रोटेटरी मूवमेंट्स हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड होती हैं। और नॉर्मल इसकी वैल्यू जो है वो 120 डिग्री है, और ये ओपन होता है बैकवर्ड्स। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास इस रीजन की वजह से हमारे पास जो है ना मोस्ट ऑफ द बैक किक जो आती है वो बेसिकली L4, L5 या L5 S1 के रीजन में आती है। वो इस वजह से आती है कि यहाँ के जो मतलब ये हाईली मोबाइल एरियाज़ हैं लंबर रीजन के। जब हाईली मोबाइल हैं, मोबिलिटी आप मतलब इन्हेंस कर रहे हो या मोबिलिटी बढ़ाते जा रहे हो तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है। जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे उतने लीस्ट स्टेबल होंगे, और जब स्टेबल कम होंगे तो इट मीन्स वहाँ पे जो है वो एक तो स्ट्रक्चर बार बार यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, फिर कुछ मैकेनिकल इश्यूज़ की वजह से भी पेन आ रहा हो सकता है। मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं बैक एक के, सिर्फ एक ये कॉज नहीं होगा कि आपका मतलब जो यहाँ पे बताए गए हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये कॉजेज़ आते हैं। अच्छा जी, पहला हमारे पास है सेक्रलाइजेशन ऑफ द 5th लंबर वर्टिब्रा। लंबराइजेशन ऑफ फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा ये मैं अभी बताती हूँ क्या है। स्पाइना बाइफिडा एंड स्पोंडाइलोलिस्थेसिस।
स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हमारे पास होता है स्लिपेज ऑफ द वर्टिब्रा, जो आपके वर्टिब्रा एक अलाइनमेंट के साथ आए हुए होते हैं, मतलब पूरी एक जो उसकी अलाइनमेंट होती है उससे बाहर स्लिप कर जाए, बाहर या अंदर स्लिपेज है, ठीक है, कि वो स्लिप कर गया, उसकी जो नॉर्मल पोजीशन थी वहाँ से वो हट गया। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास दूसरा है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा हमारे पास वो कंडीशन है, क्या कहते हैं उसकी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फ्यूज़ नहीं होता। सपोज करें एक गैप होता है जिसके बीच में से स्पाइनल कॉलम जो है ना वो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है। द नेक्स्ट इज लंबराइजेशन ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो फर्स्ट सैक्रम है वो फेल होती है टू फ्यूज़ विद द सेकंड वर्टिब्रा, और वो अपीयर होती है कि वो लंबर वर्टिब्रा ही है, ठीक है। तो ये लंबराइजेशन ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है कि आपकी जो फर्स्ट सैक्रल बोन है वो सेकंड के साथ फ्यूज़ नहीं हुई तो वो हमें इस तरह से शो होता है कि वो लंबर वर्टिब्रा ही है। और सैक्रलाइजेशन ऑफ द वर्टिब्रा जो है वो इसका इस तरह से है कि जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा है वो फ्यूज़ किया हुआ होता है विद द सैक्रम, ठीक है। ये हमारे पास वो कंडीशंस हैं जिसका उसने बताया है। नेक्स्ट हमारे पास है सैक्रोकॉक्सिजियल एंड इंटरकॉक्सिजियल लिगामेंट्स। ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं जो कि अगर आप सैक्रोकॉक्सिजियल की बात करोगे तो सैक्रम एंड कॉक्सिक के बीच में बनेगा, तो इसी तरह से सैक्रम का टिप होगा और कॉक्सिक की बेस होगी। बोन्स जो होंगी वो किससे यूनाइटेड होंगी, उन दोनों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। वेंट्रल सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट होगा जो कि कोरेस्पॉन्ड कर रहा होगा टू द इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अगर आप पूरे स्पाइनल कॉलम को देखें तो हमारे पास इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पास कर रहा होता है, तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास ये जो लिगामेंट होगा वेंट्रल सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा या सपोज करें किसको कोरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो वो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा। डीप डोर्सल सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट जो होगा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की कोरेस्पॉन्डिंग होगी। सुपीरियर डोर्सल सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट होगा, और हमारे पास सुपरफिशियल डोर्सल सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट होगा और डीप होगा इसी तरह से, ठीक है। और लेटरल सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट होगा जो कि अगर आप यहाँ से इसको देखें, दिस वन इज द लेटरल सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर और डीप जो है वो हमारे पास लिगामेंट्स हैं। पोस्टीरियर सैक्रोटिबियस लिगामेंट है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से वेंट्रल होगा जो आपके इंटीरियर साइड पे जहाँ से हमारा ये सारा इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो लिगामेंट है वो आएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बता रहा है इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये जो आपको नज़र आ रहा है जो इस टाइम हाईलाइट किया जा रहा है ये इंटीरियर है, ठीक हो गया। ये थे हमारे लिगामेंट्स ऑफ द सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। नेक्स्ट वो कहता है कि इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट। इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट जो है हमारे पास कॉर्निया का जो मतलब दोनों कॉर्नुआ को जो जोड़ेगा वो लिगामेंट होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओल्ड एज में वो बताता है कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, ज्वाइंट ऑब्लिटरेट कर जाता है और लिगामेंट्स जो हैं वो ओसिफाइड हो जाते हैं, और कॉक्सिक जो है वो फ्रीली मूवेबल है एंड ज्वाइंट इज साइनोवियल वेराइटी। इंटरकॉक्सिजियल ज्वाइंट ये उसके बता रहा है इंटर कॉर्नुअल लिगामेंट की, यानी जहाँ पे आपका टिप ऑफ द सैक्रम बेस ऑफ द कॉक्सिक के साथ जुड़ती है, पीछे जो उसके सुपीरियर जो पूरी स्पाइन के अंदर जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स आ रहे होते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ द फर्स्ट कॉक्सियल पीस के ऊपर जो लगा हुआ था। अच्छा जी, ओल्ड एज में उसने बताया कि ज्वाइंट जो है वो ऑब्लिटरेट कर जाता है यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और लिगामेंट जो है वो ओसिफाई होना शुरू हो जाता है यानी बोनी होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हार्ड होना शुरू हो जाता है जैसे बोनी फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरकॉक्सिजियल ज्वाइंट जो कि बिटवीन द कॉक्सिक बोन होगा, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पास दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द यंग सब्जेक्ट्स,
फ्यूजन जो होती है वो 20 ईयर्स की एज पे बिगिन शुरू होती है और कंप्लीट हो जाती है अबाउट 30 ईयर्स। द नेक्स्ट इज एसआई जॉइंट। हमारे पास प्लेन वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होंगी वो इन्फेंट्स के अंदर स्मूथ होंगी, ठीक है, फ्लैट होंगी मतलब, और जो यंग होंगे उनके केस में इरेगुलरिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, और ये इरेगुलरिटीज़ जो होंगी इंटरलॉकिंग होंगी और विच डिस्करेज द मूवमेंट्स एट दिस जॉइंट, ठीक है, यानी वो एक इंटरलॉकिंग होगी तो आपकी जो फ्रीली मोबाइल कैपेबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस क्या होंगी? एक आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होगी सैक्रम के पास और दूसरी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होगी इलियम के पास। जो सैक्रम की आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है दैट विल बी कवर्ड विद द फाइब्रोकार्टिलेज, जबकि इलियम वाली जो है वो हायालिन कार्टिलेज। लिगामेंट्स की बात करें तो हमारे पास आता है फाइब्रस कैप्सूल। क्योंकि साइनोवियल जॉइंट है तो उसका फाइब्रस कैप्सूल होगा, तो वो बता रहा है कि फाइब्रस कैप्सूल जो है वो कहाँ पे अटैच होगा? क्लोज टू द मार्जिन्स ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस। और साइनोवियल जॉइंट है तो ऑब्वियसली लाइनिंग होगी विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन। दूसरी लिगामेंट जो है वो कहता है कि वेंट्रल सैक्रोइलिक लिगामेंट होगा, विच इज़ अ थिकनिंग ऑफ द इंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। जो फाइब्रस कैप्सूल का इंटीरियर और इंफीरियर पार्ट है वो थिक होके कौन सा लिगामेंट बना देगा? वेंट्रल सैक्रोइलिक लिगामेंट बना देगा, एंड इट्स लोअर पार्ट इज अटैच्ड टू द प्री ऑरिकुलर सल्कस। द नेक्स्ट इज इंट्रोशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट। ये जो आपको ये वाला लिगामेंट नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले हमारे पास हैं इंट्रोशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे। मैसिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिंग द चीफ बॉन्ड ऑफ यूनियन बिटवीन द सैक्रम एंड द इलियम, connect the wide rough area adjoining the concave margins of the auricular surface and covered by the dorsal sacroiliac ligament, ठीक है, यानी डीप होगा ये, सुपरफिशियल क्या होगा? डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट, और उसके नीचे क्या होगा? इंट्रोशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट क्या है? ये होगा आपका डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट, ठीक है, डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट। अच्छा, डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट कवर्स द इंट्रोशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय अ डोर्सल रेमायर ऑफ द सैक्रल स्पाइनल नर्व्स एंड द वेसल्स, ठीक है, यानी इन दोनों लिगामेंट्स का सेपरेशन जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? डोर्सल रेमायर ऑफ सैक्रल स्पाइनल लिगामेंट्स के थ्रू हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ट्रांसवर्स फाइबर्स, ठीक है, और लॉन्ग वर्टिकल फाइबर्स। जो शॉर्ट ट्रांसवर्स फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे? पास करेंगे फ्रॉम द इलियम टू द ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स ऑफ द फर्स्ट टू सैक्रल पीसीज। इलियम से लेके कहाँ जाएंगे? जो ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स हैं सैक्रल आपकी बोन्स के, पहली दो सैक्रल बोन्स के सैक्रल ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स के पास इंसर्ट करेंगे। लॉन्ग हमारे पास जो वर्टिकल बैंड है वो हमारे पास क्या होगा? पास करेगा फ्रॉम द PSIS टू द ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स of the third and fourth sacral pieces. It is continuous laterally with the medial edge of the sacrotuberous ligament. यानी ये जो वर्टिकल फाइबर होगा या वर्टिकल बैंड होगा डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट का, वो किसके साथ जाके करेगा? विद दैट ऑफ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिब्रो पेल्विक लिगामेंट। इसके अंदर तीन लिगामेंट आते हैं, इलियो-लंबर लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। इलियो-लंबर लिगामेंट जो है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ट्रायंगुलर लिगामेंट है। एक्सटेंड कहाँ से कर रहा है? थिक ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इनर लिप ऑफ इलिक क्रास्ट, ठीक है। इट इज कंटिन्यूस विद द मिडल एंड एंटीरियर लेयर्स ऑफ द thoracolumbar fascia and gives the partial origin to the quadratus lumborum muscle. Covered anteriorly by the psoas, posteriorly by the erectus spinae, prevents the anterior-inferior slippage of the fifth lumbar vertebra under the influence of body weight and also prevents the forward movement at the SI joint, ठीक है। ये इसका फंक्शन और उसकी इलियो-लंबर लिगामेंट की जो है वो थोड़ी सी
डिटेल थी। नेक्स्ट इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, यहाँ हम पीछे पढ़ते रहे हैं, सारी वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशंस। ज्वाइंट इज कवर्ड बाय द एरेक्टस स्पाइनी, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट पोस्टीरियरली। डिम्पल होता है एट द PSIS, जो कि क्या करता है, ऑपोजिट द मिडल ऑफ अ ज्वाइंट, यानी जब आप उस डिम्पल से लेटरल साइड पे जाना शुरू होंगे तो क्या होगा, मतलब वो जो डिम्पल है वो PSIS को बता रहा है, मतलब यहाँ पे PSIS होगा और यहीं और बता रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास मिडल ऑफ द ज्वाइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्डोमिनल सरफेस कवर्ड बाय द सोस एंड इलियाकस। डीप टू सोस द ज्वाइंट इज क्रॉस्ड बाय द इलियोलम्बर वेसल्स एंड द ऑब्टूरेटेड नर्व। फेमोरल नर्व इज सेपरेटेड फ्रॉम द ज्वाइंट बाय द इलियाकस मसल। ये एब्डोमिनल सरफेस के कुछ फीचर्स हैं। और पेल्विक सरफेस क्या होगा कि हमारे पास लंबोसेक्रल ट्रंक गुजरेगा, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी, इंटरनल इलाइक वेन एंड द इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड द फर्स्ट सैक्रल नर्व एंड द अपर पार्ट ऑफ द पिरिफॉर्मस मसल। यानी वो स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस तरह से हमारे पास ये पढ़े हुए होंगे। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द स्टेबिलिटी ऑफ द SI ज्वाइंट। वो कहते हैं कि हमारे पास जो बॉडी वेट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से टू द दैट ऑफ द लोअर लिम्स। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मतलब एक फोकस, मतलब एक आता है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट जो है ना वो रोल प्ले करती है, क्योंकि वेट ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है। अब कौन से एडिशनल फैक्टर्स हैं जो इस स्टेबिलिटी को ऐड करेंगे? इंटरलॉकिंग ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसिस, थिक एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रोशियस एंड डोर्सल सैक्रोइलिक लिगामेंट्स, वर्टिब्रोपेल्विक लिगामेंट्स। एडवांस एज के साथ साथ जो आपकी सिनोस्टोसिस हो जाती है जॉइंट के अंदर, उसके रिजल्ट में भी मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और जब मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो स्टेबिलिटी जो होगी वो गेन होगी। SI जॉइंट को ब्लड कौन कौन सप्लाई करेगा? सारी की सारी जो आपकी तीनों ब्रांचेज हैं पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलाइक आर्टरी की, वो सप्लाई करेंगी। नर्व सप्लाई कहाँ से आएगी? सुपीरियर ग्लूटियल से, वेंट्रल रेमाई से, एंड द लेटरल ब्रांचेज ऑफ द डोर्सल रेमाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व्स। यानी लेटरल ब्रांचेज ऑफ द डोर्सल रेमाई ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व और वेंट्रल रेमाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व। मूवमेंट्स क्या क्या हैं? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द ट्रंक के टाइम पे या स्टूपिंग और स्ट्रेटनिंग के टाइम पे जो SI ज्वाइंट है वो परमिट करता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर रोटेटरी मूवमेंट अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, रोटेटरी मूवमेंट है तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड होंगे, और ये क्या करता है, मतलब इंटीरियर पोस्टीरियर रोटेटरी मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है एट द ज्वाइंट ऑफ SI। अच्छा जी, ये लिटिल मूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब द शॉक्स ऑफ द जंपिंग एंड बेयरिंग ऑफ लोड्स। यानी जो जंपिंग या बेयरिंग ऑफ लोड के टाइम पे जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो इस लिटिल मूवमेंट के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो सकती है प्रेगनेंसी के केस में, क्योंकि इस टाइम पे ऑल ऑफ द लिगामेंट्स जो होते हैं वो लैक्स होते हैं, लूज हुए हुए होते हैं अंडर द हार्मोनल इन्फ्लुएंस, और इस तरह से जो है वो मतलब चाइल्ड बर्थ या जो ओपनिंग ज़्यादा खुलना है वो पॉसिबल हो सकती है। द नेक्स्ट इज प्यूबिक सिम्फिसिस। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है बिटवीन द बॉडीज ऑफ द प्यूबिक बोन्स के बीच में बनता है, राइट और लेफ्ट जो प्यूबिक बोन्स हैं उसके बीच में बनता है। ईच आर्टिकुलर सरफेस इज कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क होती है, और सराउंडिंग जो है वो हमारे पास लिगामेंटस फाइबर्स होते हैं। आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट है, और हमारे पास एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट है। अब वो कहता है कि हमारे पास इसी तरह से जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है बिटवीन द टू ऑफ द हिप बोन्स। किस तरह से? हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द शॉक्स, और वही बात के रेंज ऑफ मूवमेंट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दिस इज अबाउट जॉइंट्स ऑफ द पेल्विक कैविटी और पेल्विक फ्लोर के मसल्स। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, और जो है आप लोगों का इसका टेस्ट होगा
आप लोग इसको साथ के साथ पढ़िएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।